नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो इतिहास विषय की बात करें तो इतिहास विषय के दौरान हम सभी विद्यार्थियों को विदित होगा कि हम ताम्रयुगीन सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में 2 सभ्यताओं का हमने अध्ययन कर लिया है और बाकी बची 2 सभ्यताओं का हम अध्ययन करेंगे। स्टुअर्ट पिगट महोदय के अनुसार ताम्रयुगीन सभ्यताओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 ताम्रयुगीन सभ्यताएं उनके द्वारा बताई गई है, जिसमें हमने क्वेटा संस्कृति को पढ़ लिया है और अमरी नल संस्कृति को पढ़ लिया है और उसके पश्चात है जो कुली संस्कृति है उसको आज हम पढ़ेंगे और उसके पश्चात जो अपनी झोब संस्कृति रहेगी उसे हम पढ़ेंगे। तो आज मुख्यतः हम पढ़ने वाले हैं कुली संस्कृति के बारे में। जैसा कि आपको विदित होगा कि जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं पश्चिम भारत की, वो संपूर्ण सभ्यताएं अपने जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, सिंध और बलूचिस्तान, वहीं से प्राप्त होती है, वहीं से इनके अवशेष और साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आज बात कर रहे हैं कुली संस्कृति की। तो ये कुली संस्कृति अपने को जो बलूचिस्तान राज्य प्रांत है जो पाकिस्तान का, उसके दक्षिणी प्रांत में अपने को जो ये कुली संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। अब कि वो अवशेष किस रूप में प्राप्त होते हैं, तो वैसा कि हमने जो पीछे की क्लासों में पढ़ा था, जो खेड़े रूप में होते हैं, जो खेड़े जो मिट्टी के ढेर होते हैं, मिट्टी के टीले बने हुए, उनके नीचे जो इस संस्कृतियों से संबंधित साक्ष्य और अवशेष प्राप्त होते हैं। मुख्यतः इनमें हमें जो तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। तथ्यों की बात करें तो किस तरीके के मकानों का निर्माण होता है, किस तरीके से इनका अंत्येष्टि संस्कार, समाधान प्रक्रियाएं होती, धार्मिक क्रियाएं कैसी थी, बर्तन कैसे मिलते, चित्रकारिता उन पर कैसी थी, ये सब मूल चीजें हैं, ये अपने को ध्यान में रखनी होगी। अब बात करते हैं कुली संस्कृति। तो कुली संस्कृति में मुख्यतः 2 खेड़े माने जाते हैं जो सर्वाधिक मोस्ट है। एक तो कुली का खेड़ा है खुद और एक मेही का खेड़ा। और ये जो कुली क्षेत्र अपने को कहाँ मिलता है? कुली क्षेत्र जो दक्षिण बलूचिस्तान में कोलवा प्रदेश है, कोलवा प्रदेश में एक कुली नाम का स्थान है जहाँ कुली का खेड़ा है। तो इसी वजह से इसका नामकरण है, जो कुली संस्कृति इसका नामकरण होता है। सर्वप्रथम यही जो खेड़ा अपने को प्राप्त होता है। खेड़े के बारे में आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पीछे की क्लास में बताया था, जो साक्ष्य जो होते हैं, जो पुराने अवशेष के साक्ष्य होते हैं, जो पुराने मान लो खंडर है, प्राचीन बस्ती है, शहर है, उनके साक्ष्य जो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, धीरे धीरे मिट्टी की परत चढ़ जाती है और एक मिट्टी के टीले के रूप में बन जाते हैं, उन्हें ही खेड़े कहा जाता है। अब मिट्टी से जमीन से उभरे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की खुदाई की जाती है। तो ऐसा प्रतीत होता है और ऐसे साक्ष्य अपने को मिलते हैं कि प्राचीन समय में जरूर कोई न कोई यहाँ ग्राम बस्ती रही होगी, कोई शहर रहा होगा, उनके खंडर और अवशेष मिलते हैं। उनकी खुदाई में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, उसके आधार पर हमारे द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि तत्कालीन समय में मनुष्य के द्वारा कैसे जीवन यापन किया जाता था। तो अब बात करते हैं हम, जो मुख्यतः 2 खेड़े अपने को मिलते हैं, कुली का खेड़ा और माही का खेड़ा। 183 जो मीटर है इसकी लंबाई रहती है और 183 मीटर ही इसकी चौड़ाई रहती है और 7 मीटर ऊंचाई रहती है, इसे कुल्ली के खेड़े की। अब बात करते हैं जो माही का खेड़ा, 160 मीटर लंबा है, 137 मीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई लगभग अपनी बुक में नहीं दी हुई, लेकिन 7 से 13 मीटर के मध्य इसकी ऊंचाई रहती है। ये है जो खेड़े अपने को मीटर, खेड़ों का जो अपने जो ऊंचाई लंबाई है ये मीटर पे है और मीटर का आपको पता ही होगा, 1 मीटर में लगभग 3 फीट होते हैं। तो इस तरीके के खेड़े मिलते हैं जिनकी हम खुदाई करते हैं। खुदाई में अपने को कुछ जो अवशेष और साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं जब इन खेड़ों की खुदाई की जाए तो मकान कैसे मिले अपने को। इनके अंदर एक जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ जो स्ट्रक्चर, अपने मकानों के स्ट्रक्चर मिलते हैं, खंडर के रूप में मिलते हैं खुदाई के दौरान। तो खुदाई के दौरान हमें पता चलता है कि उस समय जो मकान बनाए जाते थे उनमें ईंटों का भी प्रयोग किया जाता। मिट्टी की ईंटें तो समय के साथ साथ अगर बात की जाए तो वो मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो जाती है दीर्घावधि के कारण, लेकिन कई मकानों में अपने को पत्थर का प्रयोग किया हुआ भी मिलता है। तो ईंट और पत्थर दोनों का प्रयोग हमें इस संस्कृति में, कुली संस्कृति में देखने को मिलता है। अब इसमें विशेष बात अपने को ये मिलती है कि ईंट और पत्थर को जोड़ने के लिए यहाँ गारे का प्रयोग होने लगता है। जैसे हम गारा बनाते हैं, मकान बनाते हैं, आज भी आप देखोगे तो उस तकनीक के तहत जो सीमेंट का जो गारा बनाया जाता है, चूने का गारा बनाया जाता है, आपस में पत्थरों और ईंटों को जोड़ने के लिए
तो यहाँ गारे का प्रयोग भी हमें मिलता है और उसके साक्ष्य भी मिलते हैं। जो ईंट अपने को यहाँ से प्राप्त होती है उसके बारे में अगर देखा जाए तो उस ईंट का आकार कैसा रहता है। आकार की बात करें 19 इंच तो वह लंबी रहती है और 10 इंच जो उसकी चौड़ाई रहती है और 3 इंच उसकी ऊंचाई रहती है। वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय की ईंट अपनी बात की जाए तो मेरे ख्याल से 9 इंच लंबी होती है, 9 से 10 इंच लंबी होती है और 4 इंच चौड़ी होती है और 3 इंच उसकी ऊंचाई होती है। तो उसकी बदौलत पहले बड़े आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता मकानों के निर्माण में। अब हमें कमरे भी मिलते हैं, स्वाभाविक है मकान जहाँ मिलेंगे तो अपने को कमरे भी मिले। कमरों का आकार कैसा रहा होगा, किस तरह के कमरे होंगे, तो बात की जाए तो 12 फीट तो लंबा और 8 फीट चौड़ा कमरा मिलता है अपने को। यहाँ पे 8 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा कमरा मिलता है। जिस तरीके से वर्तमान समय में भी भवन निर्माण के दौरान ऐसे कमरे बनाए जाते हैं, इसी तरह के कमरे जो हमें कुली संस्कृति के दौरान दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड जो तहखाने हैं, तहखानों के अवशेष भी अपने को मिलते हैं। तहखाने जो जमीन के अंदर भूमिगत बनाए जाते हैं, उन तहखानों की विशेषता ये रहती है कि उनमें खिड़कियां और दरवाजे अपने को कहीं मिलते नहीं है। जैसा कि पुराने घरों में आप भी देखते हो, कहीं देखा होगा आपने, जो एक मेन मुख्य कमरा होता है उसके अंदर से ही नीचे तहखाने का रास्ता जाता है, वैसे तहखाने अपने को कुली संस्कृति के दौरान देखने को मिलते हैं। और बात की जाए तो सीढ़ियाँ भी मिलती है अपने को, सीढ़ियाँ जिसे जीना भी कहा जाता है। तो ये सीढ़ियाँ जो मिलती है अपने को, ऐसे तो इतिहासकारों के द्वारा, पुरातत्व वेदाओं के द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः मकान 2 मंजिल भी बने होंगे या फिर ये कोई जो छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती होगी। तो इस तरह का अनुमान इतिहासकारों के द्वारा लगाया जाता है कि हो सकता है संभवतः 2 मंजिलों के मकान भी बनते होंगे। अब लकड़ी का फर्श जो बाकी जगहों से तो नहीं मिलता अपने को, जो कुल्ली का खेड़ा होता है वहाँ से ऐसे अवशेष और साक्ष्य अपने को प्राप्त होते हैं जहाँ से अपने को ये ऐसा प्रतीत होता है कि फर्श को लकड़ी का बनाया जाता था। फर्श में भी लकड़ी का प्रयोग देखने को मिलता है। जो कुल्ली का खेड़ा है वहाँ से अपने को ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। अब बात करते हैं समाधान की। समाधान और अंतिम प्रक्रियाएं जो अंत्येष्टि है वो किस तरह की होती थी। तो यहाँ पे कई जगह से अपने को कब्रिस्तान मिले, चाहे कुल्ली का ले लो चाहे मैं का ले लो, वहाँ से माही के खेड़ा है वहाँ से अपने को कब्रिस्तान मिलते हैं। इन कब्रिस्तानों की खुदाई से पता चलता है कि समाधान प्रक्रिया कैसी थी, अंतिम संस्कार किस तरीके से होता। तो बात की जाए तो 2 तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि 2 तरीके से समाधान होता था। एक तो क्या होता, जो शव को जलाकर और शव की हड्डियों को और शव की जो भस्म होती उसे जो मिट्टी के बर्तन में डाल के जो खड्डा खोद के उसमें दफन कर दिया जाता। और दूसरा ऐसा तरीका प्रतीत होता है कि शव को पूरा का पूरा जो दफन कर दिया जाता था। इस तरीके से 2 समाधान प्रक्रियाएं प्रतीत होती है। और समों के साथ बात की जाए तो मिट्टी के बर्तन है ऐसे, और जो और ज़रूरत की चीज़ें, दैनिक ज़रूरत की चीज़ें, जो तांबे की वस्तुएं हैं, मिट्टी की वस्तुएं, ये अपने को उनके साथ है जो दफनाई हुई प्राप्त होती है। ये खुदाई से अपने को पता चलता है। अब बात करते हैं कुली संस्कृति के लोगों के बर्तन कैसे रहे होंगे। कुली संस्कृति में जब हम खुदाई करते हैं, जो इतिहासकारों पुरातत्ववेताओं के द्वारा जो खुदाई की जाती है, उन खुदाई में ऐसे बर्तन अपने को प्राप्त होते हैं। वो एक तो प्यालियाँ मिट्टी की बनी हुई होती है। पहले अधिकतर घरों में आप देखोगे तो ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन, आजकल तो स्टील के ये जो बर्तन है ज़्यादा यूज में होने लगे हैं, एल्यूमिनियम के, पहले यही होते थे। तो प्यालियाँ जो बर्तन की बात करें तो प्यालियाँ है गोल चस्क, ये भगोनी टाइप का ही होता है जो गोल चस्क फ्लास्क है। ये बड़ा कटोरा मान लो आप, प्याले ऐसे मिलते हैं अपने को। और बड़े बर्तन जो स्टॉक्स के लिए जो बात की जाए, मिट्टी के बड़े बर्तन होते थे। पहले तो अनाजों को भंडारण करने के लिए बड़े मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता। ऐसे बर्तन अपने को यहाँ मिलते हैं। अब इन बर्तनों पे जो चित्रकारिता पेंटिंग है वो भी की हुई अपने को मिलती है। और पेंटिंग्स में देखा जाए तो काले कलर का ही प्रयोग किया जाता है, जो ब्लैक कलर्स है उसका प्रयोग अपने को यहाँ देखने को मिलता है। अब चित्रण कैसा होता है
चित्रण की बात की जाए तो ज्यामितीय आकृतियाँ यानी गणितीय आकृतियाँ, चाहे आड़ी तिरछी रेखाएं ले लो, वर्त ले लो, छल्ले ले लो, ऐसी आकृतियाँ अपने मिट्टी के बर्तनों पे बनाई हुई काले रंग से मिलती है। त्रिभुज की आकृतियाँ भी देखने को मिलती है। इसके अलावा बात की जाए तो पशु पक्षियों का चित्रण भी अपने को देखने को मिलता है। क्वेटा संस्कृति में अपने को ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता है और अमरी नल संस्कृति में मिलता है। उसके पश्चात अपने को जो कुली संस्कृति में भी ये मिलता है। तो पशुओं का चित्रण देखने को मिलता है मिट्टी के बर्तनों पे। कौन कौन से पशुओं का चित्रण, मतलब कुबड़दार बैल, यानी जो आप देखते होंगे जो सांड होता है और उसके जो थुई होती है उसे ही कुबड़ कहा जाता है। तो ये कुबड़दार बैल के चित्र अपने को देखने को मिलते हैं। मछली का चित्र, बकरी का चित्र, ये भी अपने को मिलते हैं, यानी पशु पक्षियों और वनस्पतियों के चित्रण मिलते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो वृक्षों में, वनस्पति में अपने पीपल के वृक्ष के चित्र भी देखने को मिलते हैं। इस तरह के बर्तन अपने को यहाँ से प्राप्त होते कुली संस्कृति से। अब जो प्रोफेसर सत्यकेतु विद्यालंकार है, इनके द्वारा इस कुली संस्कृति की समानता किसके साथ स्थापित की गई है? कुली संस्कृति की समानता पश्चिम एशिया के देश ईरान, इराक के साथ इनकी साम्यता, एलम के साथ, ईरान, इराक और एलम के साथ पश्चिमी एशिया के जो देश है इनके साथ साम्यता स्थापित की जाती है। अब इनका प्रोफेसर सत्यालंकार का है, जो इनके सत्यकेतु विद्यालंकार का मानना है कि यहाँ की खुदाई से जैसे अपने को बर्तन प्राप्त होते हैं वैसे ही बर्तन सेम अपने को ईरान, इराक और एलम के खुदाई के दौरान वहाँ से प्राप्त होते हैं। उन बर्तनों में और यहाँ के कुली संस्कृति के बर्तनों में समानता देखने को मिलती है। अनेक जो इतिहासकारों के द्वारा, पुरातत्ववेदाओं द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है, हो सकता है प्राचीन समय में इनके मध्य कोई व्यापारिक संबंध भी रहते होंगे दोनों सभ्यताओं के मध्य। तो इसी वजह से इनके बर्तनों में साम्यता और समानता देखने को प्राप्त होती है। ये मत है प्रोफेसर सत्यकेतु विद्यालंकार का है। और अब बात करते हैं यहाँ से अपने को मूर्तियाँ भी प्राप्त होती है। कुली की संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ लघु मूर्तियाँ अपने को जो मिट्टी और पत्थर की बनी हुई लघु मूर्तियाँ भी प्राप्त होती है। अब इन पत्थरों, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों में कौन कौन सी मूर्तियाँ प्राप्त होती है? तो एक तो इनमें जब बात की जाए तो इसमें पशुओं की मूर्तियाँ प्राप्त होती है और स्त्रियों की मूर्तियाँ प्राप्त होती है। पशुओं की जो मूर्तियाँ होती है उनमें तो पेंटिंग्स की हुई होती है, चित्र बनाए होते हैं, चित्रण होता है। और स्त्रियों की मूर्तियों में जो चित्रण देखने को नहीं मिलता। और स्त्रियों की मूर्तियों की अगर बात की जाए तो कमर के ऊपर का हिस्सा है जिसे कटी कहते हैं, कटी कमर को कहा जाता है। कमर से ऊपर का हिस्सा ही सिर्फ दिखाया जाता है स्त्रियों की मूर्तियों में। और ज़्यादातर इसमें जो आभूषण वगैरह है और केस रचना है, ऐसी स्त्रियों की मूर्तियां बनाई जाती है। एक बैल की मूर्ति अपने को मिलती है। वह बैल की मूर्ति किस तरीके की मिलती है? बैल है जो उसके बड़े बड़े मजबूत पेड़ दिखाई देते हैं अपने को, ठूंठदार, और उन पेड़ों में जो जैसे एक पहिया लगाने के लिए जो छेद बने होते हैं धुरी फंसाने के लिए, और उसमें पहिया, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह कोई मिट्टी का खिलौना बच्चों के लिए होगा। ऐसी मूर्ति अपने को यहाँ से कुली संस्कृति से प्राप्त होती है। और उसके अलावा बात की जाए तो मेही का खेड़ा है जो उसके कब्रिस्तान से अपने को कई वस्तुएं मिलती है। उन वस्तुओं में मुख्यतः जो एक तांबे का दर्पण मिलता है, जो तांबे की धातु से बना हुआ दर्पण है। और उस दर्पण की मुख्य विशेषता क्या रहती है? ये दर्पण जो ऐसे बना हुआ है और ये यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, तो इसमें मुख्य विशेषता क्या रहती है कि ये जो दर्पण का हत्था रहता है यहाँ तक का, ये जो एक स्त्री का यहाँ गर्दन धड़ तक का जो हिस्सा होता है पूरे शरीर को इस हत्थे में बनाया हुआ होता है। और ऐसा प्रतीत होता है जब कोई स्त्री इस दर्पण में देखती है, जब उसको अपना चेहरा दिखाई देता है तो वह उसका पूरा शरीर बन जाता है। ऐसे जो तांबे के दर्पण की प्राप्ति अपने को मेही के खेड़े से होती है, जो वर्तुलाकार यानी गोल है। और उसके अलावा जो तांबे की पिन है, कड़े वगैरह जो स्त्री साज सज्जा से संबंधित होते हैं, जो श्रृंगार प्रसाधन सामग्री अपने को यहाँ से मिलती है। अगर बात की जाए अन्य संस्कृतियों की, समकालीन संस्कृतियों की, ताम्रयुगीन संस्कृतियों की, जो श्रृंगार सामग्री है वो सिर्फ अपने को कुली संस्कृति से प्राप्त होती है, बाकी अन्य संस्कृतियों से प्राप्त नहीं होती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो
पश्चिमी भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, उनमें से कुल्ली संस्कृति के बारे में जाना है। आज हमने तीसरी संस्कृति के बारे में पढ़ लिया है, जो स्टुअर्ट पिगट महोदय का विभाजन है। पहली संस्कृति हमने क्वेटा संस्कृति पढ़ी थी, दूसरी बात की जाए तो अमरीनल की संस्कृति पढ़ी थी, और तीसरी बात की जाए तो कुल्ली संस्कृति पढ़ ली, और अंतिम जो संस्कृति है वो झोप संस्कृति रहेगी, वो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हमने मुख्यतः जो कुल्ली संस्कृति, कुल्ली क्षेत्र अपने को दक्षिण बलोचिस्तान में मिलता है, कोलवी प्रदेश है, कोलवी प्रदेश में कुल्ली स्थान है, वहाँ से अपने को खेड़े के रूप में इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। हमने जाना कि किस तरीके के मकान यहाँ देखने को मिलते हैं जो कुल्ली संस्कृति के दौरान, और कैसे अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं, किन आकार के मकान और ईंटें रहती है, और समाधान प्रक्रिया इनकी जो अंतिम संस्कार प्रक्रिया कैसी रहती है, धार्मिक मान्यताएं कैसी रहती है, संभवतः धार्मिक मान्यता रहती है तभी समाधान प्रक्रिया इनके द्वारा विकसित कर ली जाती है, और किस तरीके के अपने को मिट्टी के बर्तन जो पोट्री वगैरह मिलती है उन पे चित्रण भी कैसा दिखाई देता है उसके बारे में हमने जाना। और मुख्यतः ये तथ्य है जो आपको बार बार पढ़कर अध्ययन करके इनको याद करना होगा। इसमें थ्योरेटिकल थोड़ा कम दिया हुआ है, तथ्यात्मक ज़्यादा है। तो प्रोफेसर सत्यकेतु विद्यालंकार के द्वारा जो पश्चिम एशियाई संस्कृति ईरान, इराक है और एलम के साथ है, जो कुल्ली संस्कृति की समानता स्थापित की गई है, और उनका मानना है कि यहाँ से जो बर्तन मिलते हैं और उन पर जैसा चित्रण मिलता है वह कुल्ली संस्कृति में भी देखने को मिलता है। संभवतः यहाँ पे कोई व्यापारिक संबंध भी रहेंगे उस समय के दौरान। और मूर्तियों की बात क्या है, जो मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ मिलती है, जिसमें दो मूर्तियाँ महत्वपूर्ण रहती है, एक तो कुबड़दार बेल की मूर्ति जो खिलौने के रूप में मिलती है, और एक अपने को जो मही के खेड़े से जो दर्पण प्राप्त होता है तांबे का, वह थोड़ा विशिष्ट देखने को मिलता है। और श्रृंगार वस्तुओं की बात की जाए तो कुल्ली संस्कृति में जो मिलती है उसके समकालीन संस्कृतियों में अपने को देखने को नहीं मिलती है। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। और भी कोई अन्य चीज़ आपको जाननी हो तो आप निसंकोच पूछिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।